औजार हैं उनका हम अपने लेखन में उपयोग कैसे करते हैं, क्या उनका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। सूत्रधार का इस्तेमाल, ये क्या आ रहा है, ये योग मिश्रा प्रोडक्शन क्या आ रही है सर? वो भी है, वो भी सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दो बातें और करना चाहता हूं, फिर किसी का प्रश्न हो तो लेंगे जी। जैसे मैंने कहा कि नाटक के भेद हैं। जो नाटक है वो नाट्य नहीं है। नाटक और नाट्य में क्या अंतर है, इसलिए नाट्य शास्त्र कहा है, नाटक शास्त्र नहीं कहा। तो कुछ अर्थ है इसका। नाटक केवल एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जब तक वो मंच पर नहीं उतरता वो नाट्य नहीं बनता। और जब वो नाट्य बनता है तो उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कलाएं शामिल होती हैं, और यही कला का आध्यात्म है। भक्ति का आध्यात्म नहीं है। भक्ति का आध्यात्म जड़ता की ओर ले जाता है, कला का आध्यात्म उन्मुक्तता और उदारता की ओर ले जाता है। इसी तरह से एक नाट्य शास्त्र में शब्द दिया है नृत्य। नृत्य और नृत्य, अपना बंद करो भाई, बंद कर दिया सर मैंने अपना सबका। अपने नहीं। अच्छा ऐसे एक शब्द है नृत्य। नृत्य शब्द सुना है, लेकिन हम नृत्य और नृत्य में भेद नहीं करते। नृत्य और नृत्य में भी फर्क है, जैसे नाटक और नाट्य में फर्क है। नृत्य शब्द जो है वो मूल है। जैसे मैंने ममर्स प्ले की आपको बताया था, या नट हमारे यहाँ जो करते हैं, खेल तमाशे करते हैं, वो आते हैं नृत्य करते हैं, वो नृत्य करके चले जाते हैं, वो नृत्य नहीं है, नृत्य नहीं बनता। ऐसे ही आपने ये देखा होगा, जब नाटक होता है तो नाटक से पहले जो कुछ होता है बाहर लोग कई बार ड्रम रख देते हैं और बजते हैं, या कुछ और लोग कुछ करते हैं। वो एक तरह का क्या होता है, पूर्व रंग, जिसको हम पूर्व रंग कहते हैं। उसमें जो संगीत चल रहा है और जो चल रहा है वो नृत्य है, वो नृत्य नहीं है। लेकिन जब वो नृत्य मंच पर आता है और किसी कथा के साथ जुड़ता है, भावों के साथ जुड़ता है, तो वो बन जाता है नृत्य। इसी तरह से नाटक और नाट्य, नृत्य और नृत्य। तो नृत्य भी नाटक में आके नृत्य बनता है, नाटक भी मंच पर आकर नाट्य बनता है। तो जितना सारे उसके बाकी कलाएं हैं वो सारी उसमें धीरे 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 उसमें समाहित होती जाती हैं। इसलिए कहा भी है, और शुरू में ही कहा है कि कोई कला ऐसी नहीं है जो नाट्य शास्त्र नाटक में ना हो। तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको ढांचा बताया। अपने नाट्य लेखन की बात मैंने नहीं की, क्योंकि वो फिर लंबा बहुत हो जाएगा। किसी का प्रश्न हो तो मैं वो ले लेता हूँ। है कोई प्रश्न? मेरे ख्याल से सर कोई नहीं बोलना चाहेगा। अच्छा, क्यों? अभी सबको सुनने में अच्छा लग रहा है। नहीं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ बेटा, आप अनम्यूट होके बात कर सकते हो। जी सर, समझ में आ रहा है। आ रहा है सर समझ। अनिकेत, आकाश। जी सर। सर मेरा एक प्रश्न था। हाँ हाँ, बताइए। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर मैं संस्कृत नाटक के उद्भव और विकास के बारे में जानना चाहता हूँ। उद्भव और उद्भव नहीं, उद्भव। उद्भव, सॉरी सर। हाँ, उद्भव और विकास। ये तो आपने बहुत एक साधारण सा प्रश्न
किया जिसका उत्तर देने के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए। लेकिन पूरा क्योंकि इतिहास। हाँ, ये पूरा इतिहास है लगभग 1500 साल का, 2000 साल का, क्योंकि उससे पहले के भी कुछ नाटक हैं, भारत के पहले से भी हैं, बहुत सारे मिलते नहीं हैं, फिर उनके समकालीन हैं, बाद के हैं, और 6ठी शताब्दी तक तो बराबर 7वीं शताब्दी तक लेखन होता रहा है, लेकिन फिर 11वीं शताब्दी में आकर लगभग संस्कृत नाट्य लेखन बंद हो जाता है। हालांकि आज भी कुछ लोग संस्कृत में नाटक लिख रहे हैं, लेकिन वे नाटक संस्कृत नाट्य साहित्य का इतिहास बनने में कोई भूमिका अदा नहीं कर रहे। क्यों वो इतिहास बने? वो पृष्ठ पेषण एक तरह से हो रहा है, कोई नयापन, कोई नई चीज नहीं आ रही है। क्योंकि जिस हाइट पर, जिस ऊंचाई पर भास चले गए, जिस ऊंचाई पर कालिदास चले गए, भवभूति चले गए, और लोग चले गए, तो उस ऊंचाई को जब तक आप क्रॉस नहीं करेंगे, मैं अगर आज नाटक लिख रहा हूं, तो मैं अगर अपने पूर्ववर्तियों नाटककारों की तरह से ही लिखता रहूंगा तो मेरी पहचान क्या बनेगी? मेरी पहचान तब बनेगी, मैं 2 रूपों में हर व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है लेखन में। एक तो वो लिखे जो पहले कभी किसी ने ना लिखा हो। अब ऐसा ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है कि जिस पर पहले कभी किसी ने ना लिखा हो उस पर लिखे। जैसे मैंने लिखा, अन्वेषक लिखा, आर्यभट्ट पर कोई नाटक नहीं लिखा, किसी भाषा में नहीं है, किसी भाषा में भी कोई नाटक नहीं है, दुनिया की किसी भाषा में नहीं है, तो इसलिए वो अकेला नाटक है। अब इसके बाद अगर कोई उसको उस पर लिखेगा तो वो उसको क्रॉस करना पड़ेगा, उसको मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे पृष्ठ पेषण है। वो तो प्रताप सहगल नाम के एक जीव ने लिख दिया था, वैसा ही है। दूसरा, जो अभी नाटक लिखा मैंने वो रामानुजन लिखा। रामानुजन पर भी कोई नाटक नहीं है, एक भी नाटक नहीं है किसी भारतीय भाषा में मेरी जानकारी में, हिंदी में तो 100% नहीं है। तो वो एक ऐसा विषय लिखा, चुना। फिर मैंने एक विषय चुना अभी जो नया नाटक पूरा किया, बुल्ले शाह पर। अब बुल्ले शाह पर भी हिंदी में कोई नाटक नहीं है, वो भी पहला नाटक लिखा। तो विषय वो चुनिए जिस पर किसी ने पहले ना लिखा हो, या अब दूसरी बात, या विषय चाहे आप वही चुनिए जिस पर पहले किसी ने लिखा हो, लेकिन आप उसको इस तरह से लिखिए कि आपसे पहले वैसा किसी ने लिखा, उस तरह से किसी ने ना लिखा हो। 2 चीजें हो गई इसमें, यानी कंटेंट एंड डिक्शन, 2 शब्द, कथा वस्तु और शिल्प। या तो आपके पास वस्तु नहीं हो देखो बेटा, कथा वस्तु में भी लोग कंफ्यूज करते हैं। आप लिखते हो कथा वस्तु कहानी लिख देते हो, कथा वस्तु कहानी नहीं है। कथा अलग चीज है, वस्तु अलग चीज है। इसलिए देखिए, वस्तु नेता रस, मैंने कहा था वस्तु नेता रस की बात की है, कथा वस्तु की बात नहीं की। कथा अलग चीज है। कथा तो आप प्रख्यात ले लो, इतिहास ले लो, उत्पाद्य ले लो, काल्पनिक ले लो, कोई ले लो, वो तो कथा आप चुन लोगे। लेकिन वस्तु का मतलब ये है कि आप उस कथा के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। वो जो आप कहना चाहते हैं वो उस रचना की वस्तु होगी, उसको हम कहेंगे ये उसकी वस्तु है। कथा अलग चीज है, वस्तु अलग चीज है, कथा वस्तु एक ही बात नहीं है। तो इसलिए या तो आप वो लिखिए जिसकी वस्तु अलग हो, या आप वो लिखिए जिसकी डिक्शन अलग हो, जिसका शिल्प अलग हो। तो ये नहीं तो लिखने का कोई फिर अर्थ नहीं है। नहीं तो लिखा जा रहा है, लिखने की एक होता है अंदर से अर्ज होती है, तो लिखा जाता है, लिखा चला जाएगा, बहुत कुछ लिखा जाएगा, वो लिखा चला जाएगा, लेकिन उससे पहचान नहीं बनेगी।
और बताइए। और कोई प्रश्न? ये उद्भव विकास पर एक अलग रख लो कभी, तो तब बता। उद्भव विकास बहुत लंबा सब्जेक्ट है। जी सर। जी सर। ये इतनी आसान नहीं है। हाँ सर। इस पर पूरी किताब है। एक्चुअल में क्या है सर, संस्कृत नाटक की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने कालिदास आता है, और जितना कालिदास से पहले भास आ चुका। हाँ, लेकिन हम वही सामान्य जो बोलचाल में या जो सामान्य प्रचलित है, हम संस्कृत नाटक मतलब कालिदास दोनों को एक दूसरे का पर्याय कर दिया गया है। हाँ, गलत तो है ये। वो ऐसा होता है कि हमारे पास पढ़ना नहीं है और या किताबें भी कम उपलब्ध है, तो वो वहाँ कंफ्यूजन स्वाभाविक है कि हम जो चाह रहे संस्कृत नाटक को उस तरह से पढ़ा जाए जैसे पढ़ना चाहिए, वैसा ना पढ़ के वो कालिदास और कालिदास के नाटकों तक ही सीमित रह जाते हैं। नहीं तो आप भास के नाटक मंगवाइए ना। भास के नाटक तो प्रकाशित हैं, 13 नाटक हैं जी। उनकी पूरी की पूरी रचनावली प्रकाशित है। भास के नाटकों की पूरी रचनावली प्रकाशित है 3 या 4 खंडों में। वो आप अपने पुस्तकालय में मंगवाइए और आप भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ने दीजिए। मैंने आपको बताया कि जो त्रासदी की कल्पना है, जो त्रासद नाटकों की कल्पना जो नाट्य शास्त्र में नहीं है, वो भास के नाटक हैं जिसमें जगह नहीं दी है हमारे यहाँ। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये स्टेजेस माने गई। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और कला को भी उसका एक साधन माना गया है जिसमें नाटक भी शामिल है। तो वो भी एक साधन है उसको इनको प्राप्त करने का। और जब वो जाते थे नाटक देखने, तो उनका भी यही था कि हम एक लोग धार्मिक अनुष्ठान भी उसमें होते थे। अर्थ की भी प्राप्ति है, कर्म भी है, और काम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये कला के उन्होंने माने जो काव्य के प्रयोजन कहे गए हैं, वो भी उसमें वहां भी इनकी स्वीकृति है, जो कि नाटक तो काव्य ही है ना। अब ये गद्य और पद्य की अलग अलग अब हुई हैं, लेकिन नाटक हमारे यहाँ तो काव्य ही माना गया है। इसलिए नाट्य शास्त्र असल में काव्य शास्त्र है। उसमें काव्य के जो प्रश्न हैं वो भी बहुत सारे डील किए गए हैं। और बताइए। कुछ प्रश्न आए तो फिर मुझे भी जरा थोड़ा आनंद आएगा ना बोलने का। सर, संस्कृत नाटक इतने प्रचलित क्यों नहीं हुए सर? उस समय क्या भाषा सभी लोगों को नहीं आती थी संस्कृत, तो सर इस वजह से, या फिर उनके प्रमाण नहीं मिले, जो मतलब कुछ लोगों के ढूंढने पे कुछ ही नाटक मिलते हैं, या उस समय सर भाषा का ऐसा वो था? हाँ, ठीक बात कह रहे हो। भाषा का जो संस्कृत जब भाषा थी, हमारे ये माना जाता है कि संस्कृत भाषा एक जमाने में हमारे यहाँ लोक भाषा थी। ये गलत है। संस्कृत भाषा कभी भी संपर्क भाषा नहीं रही। केवल अगर रही है थोड़ी बहुत तो वैदिक युग में रही। बाद में ये जाति विभाजन के कारण जो संस्कृत तो केवल उच्च वर्ग की भाषा बन गई। आप जब ये नाटक भी देखते हो, ये नाटक पढ़ते हो, चाहे कालिदास के या भास के, किसी के भी नाटक पढ़ोगे, तो आप देखोगे जो उच्च कुल के वर्ग हैं, उच्च कुल वर्ग के जो पात्र हैं, वे तो संस्कृत बोल रहे हैं, लेकिन जो स्त्रियां हैं या जो निम्न कोटि की जो जाति मानी जाती थी, उनके जो पात्र हैं वो प्राकृत बोल रहे हैं या पिशाची बोल रहे हैं। वो लोक भाषाएं थी। तो लोक भाषाएं तो वो थी, तो ये लोक भाषा तो थी नहीं। इसलिए ये जो संस्कृत नाटक है ये इलीट क्लास का नाटक है। संस्कृत नाटक इलीट क्लास का नाटक है, और इलीट क्लास का होने की वजह से वो इलीट क्लास में रहा, लोगों तक बहुत नहीं पहुंचा। लोगों तक जो पहुंचा है वो लोक नाट्य पहुंचा है। वो हरिश्चंद्र की कहानी कथा पहुंची है, अभिमन्यु की पहुंची है, जो लोक नाट्य होता रहा है वो पहुंची है, रामलीला पहुंची है, रासलीला पहुंची है। लेकिन ये जो नाटक थे ये इलीट वर्ग के नाटक थे। ये दरबारों में होते रहे और उनमें होते रहे, जो उनके प्रेक्षागृह बनाए जाते थे उनमें होते रहे।
तो विशेष वर्ग के लोग जो हैं वही देखने जाते थे। बाकी लोगों, तभी तो ये सारा हुआ कि अगर नाट्य शास्त्र जो है वो बनाने का एक था कि सबके लिए हो। नाट्य शास्त्र में दो भेद हैं कि जब नाट्य शास्त्र बनाया गया किसके लिए बनाया गया, कि सभी जो पढ़ वर्णों नहीं के सकते लिए। वो देख लें, वो देख लें। जो पढ़ नहीं सकते, इसका मतलब ना पढ़ने वाले लोग कौन थे? लोग निम्न जातियों के लोग थे, छोटी जिनको जाति के जरूर। नहीं पढ़ना, जिनको नहीं पढ़िया, स्त्रियों को नहीं पढ़ने दिया जाता था। तो उनको जब नहीं पढ़ने दिया जाता था तो भाई पढ़ें तो देख लें, इसलिए नाटक बनाया गया और नाट्य वेद की स्थापना हुई। आज रोकता हूँ इतना, अब गला जवाब दे रहा है। सर, संस्कृत नाटक में यदि ये देखा जाए तो सामान्य जनता को या सामान्य लोगों को संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं होने से भी इसका ह्रास हुआ है सर। हाँ हुआ ना। यदि ये संस्कृत तो जनता, यदि ये आम संस्कृत जनता के लिए संस्कृत बोलना उनको बोलने की परमिशन दे दी जाती तो हो सकता है संस्कृत नाटक इतनी जल्दी विलुप्त नहीं होते। हाँ, दो कारण हुए। दूसरा कारण हुआ कि संस्कृत भाषा को पाणिनि ने उसको व्याकरण में इतना बांध दिया कि वो व्याकरण पढ़ना हर किसी के बस का नहीं था। हर कोई व्यक्ति के पास ना तो इतना समय था कि वो 6 साल 7 साल व्याकरण पढ़े और फिर उसको भाषा को समझे, और ना सबके पास इतनी कुशाग्र बुद्धि थी। तो इसलिए जिस भाषा को बड़े कड़े कठोर अनुशासन में बांधा जाता है वो भाषा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। हिंदी इसलिए नष्ट नहीं हो रही क्योंकि हिंदी करोड़ों लोगों के हाथों में है। भले इसका व्याकरण बना हुआ है लेकिन वो व्याकरण केवल किताबों तक है, स्कूलों तक है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक है। जी। जो ही आप बाहर निकलोगे, बाजार में निकलोगे, वो व्याकरण टूट जाता है। जो नाटक है, नाटक भाषा के व्याकरण को तोड़ता है, लेकिन जो संस्कृत भाषा का जो नाटक है वो व्याकरण के नियमों का पालन करके चलता है। तो जब वो करोगे तो इतनी वो व्याकरण निबद्ध हो जाएगी भाषा कि उसमें कई बार व्याकरण निबद्ध होने की वजह से, छंद निबद्ध होने की वजह से भाव पीछे रह जाते हैं। वो जो अनुशासन है वो हावी हो जाता है, क्यों? जो आपका जो विचार है, जो भाव है, वो अनुशासन को तोड़ता है, वो भाषा के अनुशासन को तोड़ता है। कविता भी भाषा के अनुशासन को तोड़ती है। जी। सबसे ज्यादा नाटक तोड़ता है भाषा के अनुशासन को। भाषा, नाटक का संवाद क्या व्याकरण को दृष्टि में रख के लिखा या बोला जाता है? आप सब लोग जब काम करते हैं तो आप देखते हैं उसमें कितने कितने परिवर्तन आते हैं। एक वाक्य, एक शब्द पूरा वाक्य होता है, या आधा वाक्य पूरा वाक्य होता है, या जो वाक्य विन्यास के जो नियम है उससे इतर वाक्यों की संरचना होती है नाटकों में, जो बोल चाल में आते हैं। तो इसलिए ये ब्रेक करता है, नाटक भाषा के व्याकरण को, अनुशासन को ब्रेक करता है, और जो व्याकरण है वो उसको बांधता है। तो संस्कृत नाटकों की ये ट्रेजेडी रही कि वो इसलिए नष्ट हो गए, संस्कृत भाषा भी इसलिए खत्म हो गई। सर, क्या अभी इस समय हम देखते कहीं बहुत सी जगहों पर संस्कृत नाटक के लिए सरकार अनुदान देती है या संस्कृत नाटक को आगे लाने के लिए किसी भी तरह का प्रयास जो किया जा रहा है, तो सर क्या संस्कृत नाटक आज के समय में प्रासंगिक है? प्रासंगिक बनाया जाता है। जैसे पणिकर ने किया, केरल के जो नाट्य निर्देशक हैं पणिकर, उन्होंने कुडियाट्टम का प्रयोग करके, जो कि हमारी सबसे पुरानी डांस फॉर्म है जी, उसका प्रयोग करके उरुभंग, भास का नाटक, उरुभंग, कर्णभारम, इनके मंचन किए। और देखे नहीं होंगे तुमने शायद, लेकिन संस्कृत मुझे भी नहीं आती इतनी ज्यादा, लेकिन वहां जब बैठो तो आपको एक एक शब्द समझ में आता है।
वो भाव के साथ ऐसा समझा देते हैं। तो ये निर्भर करता है कि आप किस तरह से उसको प्रस्तुत करते हैं और कितने शिद्दत के साथ करते हैं। संभव हो सकता है, लेकिन बिल्कुल अगर सिर्फ उसको टेक्स्ट के लेवल पर ले जाएंगे, भाव के लेवल पर नहीं ले जाएंगे, अभिनय के लेवल पर नहीं ले जाएंगे, तो फिर तो नहीं होगा, फिर नहीं समझ आएगी। सर वो कुडियाट्टम में जो भाव प्रधान जो है नृत्य, और जिस तरह से वो कलरफुल और वो जो हाथों का, आंखों का सब प्रयोग किया जाता है, तो कहीं न कहीं वो सारी चीजों ने उस संस्कृत को समझने में मदद की है। करेक्ट, बिल्कुल, और एकदम। हाँ, और सामान्य तरीके से यदि हम बहुत मेहनत करें तब कोई जाकर हम किसी सामान्य जनता को पूरे नाटक में नहीं, 10 या नहीं समझा पाओगे, जी नहीं समझा पाओगे। उसके लिए आपको फिर मास्टर चाहिए जी, उसके लिए टीचर चाहिए जी, टीचर चाहिए या अनुवाद चाहिए। लेकिन वहाँ जो नाटक है, जो नाटक के हाव भाव है, जो जैसे और जो पात्रों का जो कलरफुल चयन होता है, जो सब मिलके वो पहुंचा देते हैं बात को। बहुत संगीतमय और भाव प्रधान होता है वो कुडियाट्टम। यस। सर अभी हमारे यूनिवर्सिटी में भी प्रयास किया गया था, और हम ये नहीं कहेंगे कि वो सफल था या असफल था, लेकिन सच में जो बच्चों ने मेहनत करी थी सर, वो देखते वक्त लग रहा था कि वो जो लाइन बोल रहे हैं उसका भाव समझ के बोल रहे हैं। हाँ, यही तो इसकी खूबसूरती है। जब आप उस फॉर्म को चुनते हैं जो फॉर्म भाव प्रधान है, तो आप अपने आप टेक्स्ट में भी फिर दाखिल होते हैं जी। टेक्स्ट अपने आप खुलने लगती है। नमस्कार सर। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि अगर संस्कृत की व्याकरण किसी शूद्र ने इतनी कठिन कर दी थी, तो संस्कृत को फिर उच्च जाति वालों के लिए क्यों कर दिया गया? नहीं, शूद्र ने कठिन नहीं की थी, पाणिनि ब्राह्मण थे। अच्छा सर, अभी मुझे लगा शायद अभी आपने शूद्र नहीं, वो शूद्र, मैंने ये कहा था कि ये माना गया कि नाट्य शास्त्र को शूद्रों के लिए लिखा गया है, ऐसा नहीं है। अच्छा तो ठीक है सर, ठीक। हाँ, नहीं, पाणिनि तो ब्राह्मण थे भाई। सर हमारे इसमें से कुछ बच्चे लिखने वाले भी हैं। खैर अभी इन्हें तो बहुत लंबी यात्रा करनी है। ये जो लेखन इनका वर्क है, या जो लेखन में ये लोग थोड़ा बहुत सोच रहे हैं। सर बहुत से बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको बहुत शुद्ध हिंदी नहीं आती। कोई बात नहीं, हिंदी के जो शुद्ध शब्द होते हैं, जो एक शुद्ध भाषा क्या होती है सर? जैसे जब मैं सृजनात्मक स्तर की बात कर रहा हूँ। अगर आप निबंध लिखने लगेंगे और अगर आप भाषण देने लगेंगे, तो मैं कहूंगा आपके पास शुद्ध भाषा का संस्कार होना चाहिए। शुद्ध यानी अच्छी हिंदी का संस्कार होना चाहिए। भाषा कभी शुद्ध होती नहीं। हाँ, हिंदी के अच्छे शब्द। अच्छे क्या होते हैं? अच्छे नहीं, सटीक शब्द आने चाहिए अच्छे। जैसे कोई शब्द बुरा होता ही नहीं है। जैसे बोलचाल में हमने बोल दिया कि नहीं, मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ कि हमें कोई अच्छा नाटक लिखना है, लेकिन हमने पात्र ऐतिहासिक ले लिए। अब ऐतिहासिक पात्र तो ले लिया, लेकिन उसके साथ न्याय करने के लिए हमने शब्द भी बहुत उच्च कोटि के लेने होंगे। या रानी ये ऐसा नहीं कहेगी कि मैं नुक्कड़ तक जा रही हूँ। उसके लिए इतना नहीं, इतना तो आपको देखना होगा। नुक्कड़ तक नहीं जा रही हूँ, लेकिन वो नुक्कड़ तक जाएगी भी नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो जाएगी ना। जी जाती है, तो उसके लिए जो शब्द होगा, परकोटा है, परकोटे तक जाएगी, या दूसरे कमरे तक जाएगी। कक्ष ना बोले, कमरा बोल दे, ऐसा तो नहीं है। रानी तो प्राचीन काल की रानी नुक्कड़ तक नहीं जा सकती, वो तो आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो कर्णभार नाटक है, कर्णभारम, इसका बघेली में अनुवाद हुआ है। हाँ सर, उसने करा था, नीरज ने किया है, और मैंने देखा भी है सर, 2 बार देखा है मैंने उसको। क्या मुश्किल है बताओ? क्या समझ में नहीं आता और क्या खराब है वो? सर वो भी नृत्य और सर संगीत प्रधान है। तो किसी लैंग्वेज को समझने के लिए
किसी लैंग्वेज को समझने के लिए यदि हम उसमें संगीत और नृत्य की अधिकता कर दे तो सर वो लैंग्वेज जल्दी से कन्वे होती है। ये आप नहीं करोगे, ये काम तो नाट्य निर्देशक का होता है जी जो लेखक है केवल लिखता है जी वो नृत्य का उसको वो नृत्य थोड़ी करने लगेगा, वो तो उसको नहीं पता नृत्य क्या है। लेकिन ये निर्देशक जो है वो तय करता है कि इसकी कौन से शैली में नाटक की प्रस्तुति होनी चाहिए, ये वो तय करता है। जी जैसे जैसे मिर्च कटिक है, जैसे मिर्च कटिक का अनुवाद जो है छत्तीसगढ़ में हुआ है, जी जी रूपांतर हुआ छत्तीसगढ़ में। मिट्टी की गाड़ी। तो ऐसा जैसे एक नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, 11वीं शताब्दी का नाटक है प्रबोध चंद्रोदय। उसमें सारे पात्र अमूर्त हैं, अमूर्त पात्र हैं। घृणा, क्रोध, तृष्णा, दया, करुणा, सारे अमूर्त पात्र हैं। उसका मैंने अनुवाद किया, बल्कि कहूंगा रूपांतर किया हिंदी में। अब हिंदी में जब वो किया है तो आप उसको पढ़ लो। संस्कृत में आपको इतना भी पल्ले नहीं पड़ेगा और हिंदी में पढ़ोगे आपको सब पल्ले पड़ेगा जी। तो जरूरी नहीं है कि आप मक्खी पे मक्खी मारो, आप उसका भाव लो जी और उस भाव को अपनी भाषा में अभिव्यक्त करो। जी। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप महारानी को पान की दुकान पर खड़ा कर देंगे, तो वो तो नहीं हो सकता। जी जी वो तो फिर आपको हाँ मैंने उदाहरण दिया था उसको चीज को बोलने के लिए, मुझे भी पता है। मैं बच्चों की तरफ से ये बोल रही थी। संदीप है हमारे बीच में, एक छात्र है जो अच्छा लिखता है और वो कहानियां वगैरह भी लिखता है, लेकिन वो बस यही आके कंफ्यूज होता है कि मैम मुझे तो लोकल बोली आती है और मैं तो खड़ी बोली में बोलता हूँ और लिखता हूँ, तो इसमें स्कोप क्या है? और मैं चाहूंगी संदीप खुद बात करें। सर नमस्ते। नमस्ते सर मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ बोलो। कि सर रंगमंच के क्षेत्र में सर जो लोग आते हैं तो सर कहीं ना कहीं नाटक करते हुए और पढ़ते हुए सर मन में एक इच्छा जागृत होती है कि हम भी नाटक लिखें सर। ठीक है। तो सर नाटक लिखने के लिए क्या सर किसी प्रोफेशनल कोर्स करने की जरूरत पड़ सकती है या सर अपनी कल्पना अनुसार लिख सकते हैं? हाँ, ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज तो बहुत चलते हैं, लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज आपको लिखना नहीं सिखा सकते। वो आपको थोड़ा सा मांझ सकते हैं, कुछ बेसिक्स आपको दे सकते हैं। मैं हमेशा पहला प्रश्न मेरा ये होता है कि आप लिखना चाहते हैं, आप क्यों लिखना चाहते हैं? उसका जवाब क्या है आपके पास? आप लिखना ही क्यों चाहते हैं? इतना कुछ लिखा जा चुका, आप क्यों लिखना चाहते हैं? सुन रहे हैं आप? जी सर। जी सर। हाँ, आप इसका क्या जवाब देंगे? आप क्यों लिखना चाहते हैं? सर कहीं ना कहीं सर जहन में ये बात चलती है कि मेरे पास भी एक ऐसा कंटेंट है जो मैं लोगों के सामने ला सकता हूँ सर, कुछ अलग लगता है सर। गुड, हियर लाइज द पॉइंट। मैं बिल्कुल यही कहता हूँ, अगर आप ये सोचते हो आपके पास ऐसा कंटेंट है जो आप उसको ला सकते हो, तो उसकी एक स्टोरी लाइन तैयार करो। पहले उसकी एक स्टोरी लाइन तैयार करो, फिर उस स्टोरी लाइन को आप दृश्यों में बांटो। मोटा मोटा बता रहा हूँ। जी। उसको आप उस स्टोरी लाइन को दृश्यों में बांटो और फिर आप कल्पना करो, हर दृश्य को अलग अलग जो है नोट करो और ये देखो कि कौन से दृश्य में कौन कौन से पात्र आने की संभावना है और उस स्टोरी लाइन में वो कहाँ खड़े हुए हैं, और लिखना शुरू कर दो। जब लिखना शुरू करोगे, सुन रहे हो? जी सर। जब लिखना शुरू करोगे तो आपके सामने रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। आपके ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। अगर आप इस मामले में स्पष्ट हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, तो रास्ते आपके सामने खुलते जाएंगे। आप लिखते जाइए, जहां आपकी कलम रुके छोड़ दीजिए, फिर सोचिए, फिर लिखिए, फिर सोचिए, फिर लिखिए, फिर छोड़ दीजिए। आप जब लिख लें, उसको लिख के एक आपका रफ ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। रफ ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, उसको आप 2-4 दिन 10 दिन रख दीजिए, भूल जाइए कि आपने कुछ लिखा है। उससे आपको डिटैच होना जरूरी है।
क्योंकि जब वो लेखक लिखता है तो वो सोचता है मैंने वो तीर मारा है जो आज तक किसी ने नहीं मारा। जी इसका मतलब आप अभी उसके मोह में फंसे हुए हैं। उससे मोह से मुक्ति होना जरूरी है। उस मुक्ति होने के लिए आपको 10 दिन, 15 दिन, 1 घंटे, एक महीना लग सकता है। जब आप उस मोह से मुक्त हो जाएं तो आप उसको दोबारा पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपको लगे बकवास लिखा है तो फाड़ के फेंक दो। अगर लिखा है, अगर लगता है कि इसमें कोई संभावना है तो उसको रीराइट करना शुरू करो। अब आपके सामने चरित्र आना बनने शुरू हो जाएंगे। चरित्रों की कॉम्प्लेक्सिटीज को उनमें दाखिल होने की कोशिश कीजिए। अब यह है कि कंटेंट आपके पास किस तरह का है मुझे नहीं पता। आधुनिक कंटेंट है, कोई ऐतिहासिक कंटेंट है, कोई पौराणिक कंटेंट है, कोई व्यक्तिगत कंटेंट है। जिस तरह का कंटेंट होगा उसी तरह की संरचना आपको नाटक की अपने आप बनती चली जाएगी। क्योंकि अगर पौराणिक या आख्यान है कोई तो उसका ढांचा अलग बनता है। अगर आपका व्यक्तिगत है जिसको हम यथार्थवादी नाटक कहते हैं तो यथार्थवादी नाटक का ढांचा आपका अलग बनता चला जाएगा। वो आपको जब तक आपके जो चरित्रों की कॉम्प्लेक्सिटीज आपके पकड़ में नहीं आएंगी आप नाटक को खड़ा नहीं कर सकोगे। तो जब आपको लगे कि वो कुछ समझ में आ रही हैं, कुछ उनके संघात समझ में आ रहे हैं। चरित्र दो तरह से सामने आते हैं, या तो उसकी अपनी सोच से, उसके अपने कथनों से, या जो दूसरे चरित्र उस पर टिप्पणी करते हैं उससे। इसी तरह से चरित्र खुलते हैं। चरित्र खुलने का तो यही तरीका है ना, या तो आपके बारे में मैं कुछ बोलूंगा या आप अपने बारे में कुछ बोलोगे, तो उससे संदीप का चरित्र कुछ खुलेगा। हो सकता है पूरा ना खुले, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अंदर हैं वो मैं नहीं जानता, और बहुत सारी बातें हैं जो आपके अंदर हैं आप भी नहीं जानते। लेकिन अगर आप जानते भी हैं तो आप उनको खोलना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। लेकिन लिखने में तो बता दो भाई, तो लिखने में बता दो, लिखने में खोल दो उसको। जितना खोलोगे वो उतना ही प्रभावशील होता जाएगा, उतना ऑथेंटिक होता जाएगा। तो वो चीजें फिर आगे धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। और एक चरित्रों का निर्माण, चरित्र मतलब उस तरह से नहीं कि कोई बड़ा अच्छा चरित्र, खराब चरित्र। चरित्र निर्माण का मतलब यहाँ है कि एक चरित्र का स्वरूप निकलता चला आएगा। वो एक सिंगल डायमेंशनल चरित्र होते हैं, कुछ 2 डायमेंशनल चरित्र होते हैं, कुछ मल्टी डायमेंशनल चरित्र होते हैं। वो कुछ चरित्र हैं वो बेवकूफ से होते हैं लेकिन कहीं कमाल कर जाते हैं। कुछ चरित्र हमेशा बेवकूफ ही रहते हैं। कुछ चरित्र अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं लेकिन बहुत बेवकूफियां करते हैं। तो इस तरह से आपको अलग अलग आयाम जो है मिलते चले जाएंगे। तो आप उस तरह से चरित्रों को जब निकालोगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाएगा नाटक में, और निकलता आएगा दूसरा ड्राफ्ट, तीसरा ड्राफ्ट, क्योंकि ये लगातार एक निरंतर प्रक्रिया है। जब आप आश्वस्त हो जाएं कि हाँ अब मेरा कुछ स्वरूप बन गया है, तो आप फिर उस नाटक को गीतांजलि के सामने पढ़ो, अपने दोस्तों के सामने पढ़ो, और फिर उनके रिएक्शंस आने दो, उनके क्या रिएक्शन आते हैं। हो सकता है जिस तरह से आप कन्वे करना चाहते हो उस तरह से चीजें कन्वे हो ही ना रही हैं, तो कुछ और स्पष्ट हो, कुछ और प्रश्न हो, कुछ चीजें ऑब्सक्योर हो, स्पष्ट ना हो रही हो। तो वो ये एक प्रोसेस है। लेखन ऐसा नहीं है कि आपने कोई रोटी बेली, रखी, पका के उतार ली, ये नहीं होता। प्रोसेस है पूरा। बड़े धीरे 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 रोटी पकती है, बहुत धीरे पकती है, स्लो आंच पर। ये वो वाली रोटी नहीं है, कौन सी वाली, लंगर वाली रोटी नहीं है, ये लंगर वाली रोटी नहीं है, ये खास तरह की रोटी है जो बड़े स्लो आंच पर धीरे 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 पकती है। तो ऐसे आप लिखना शुरू करो। और मैं हमेशा उन लोगों को कहता हूँ अगर आपके पास सचमुच कहने को कुछ है, कंटेंट है, तो आप लिखना शुरू करो। जब तक आप लिखोगे नहीं आप लिख ही नहीं सकते। अब जब तक सोचते रहोगे तो लिखोगे ही नहीं। लिखना शुरू करोगे तो चीजें खुलना शुरू होंगी। सर हम नाट्य लेखन पर एक क्लास आपकी ओर लेना चाहेंगे 4-5 दिन बाद। बताता हूँ। नहीं सर, मैं तो जबरदस्ती। सर एक क्वेश्चन है मैम। हाँ बोलो।
मैं कुछ पूछ सकता हूँ सर? हाँ जरूर जरूर। हाँ सर, जब हम लिखते हैं तो लिखने में आ शब्द यूज कर सकते हैं क्या? हाँ शब्द, जैसे गालियां हुई, कुछ ऐसी बातें हुई। अच्छा, जो अशब्द। हाँ अशब्द, हाँ सर। इसमें इसमें अशब्द या अशब्द नहीं, अपशब्द कहिए। हाँ, अब शब्द। हाँ, अपशब्द जो है, अशब्द तो फिर खत्म हो गया, शब्द है ही नहीं, वो तो माइम माइम हो गया, अशब्द हो गया। अशब्द या निशब्द, बिना शब्द के। तो अपशब्द जो है, अपशब्द का जो मामला है, आप क्यों यूज करना चाहते हैं? ये एक कहानी लिखी थी मैंने, तो उसमें एक लड़का अपने पापा को गाली देता है, तो वो हाँ, इस चीज को लिखूं या ना लिखूं? नहीं, गाली देता है, ऐसी कौन सी मुसीबत आ जाती है जो पापा को गाली दिए बिना वो नहीं रह सकता? ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। गाली देना, अपशब्द लिखना या ना लिखना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जी, आप क्यों लिखना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। वो कुछ ऐसा बोल रहा है ताकि उनको बुरा लगे, उनको कुछ बहुत गलत बोलना चाहता है उसके साथ। नहीं, गलत क्या गाली देके ही गलत बोल सकता है? गलत बोलने के तो बहुत सारे तरीके हैं। मुझे नहीं पता कौन सी स्थिति है। मैंने कहा अपशब्द प्रयोग करने का कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपशब्द प्रयोग करने के लिए केवल अपशब्द का प्रयोग करना मनाही है। वो रचना को कमजोर करते हैं शब्द। इस तरह से रचना को शक्ति वो अपशब्द देगा जब सचमुच उस अपशब्द की जरूरत हो। कई बार आप देखिए, इतना मजबूर होता है कोई लेखक, कोई पात्र अपनी स्थितियों में, और जब उसको कुछ नहीं सूझता तो अंत में जाकर वो केवल चीखता है, कुछ नहीं करता। ये जो चीखना है, ये भी तो अपशब्द है। ये चीख अपने आप में अपशब्द है। जी, सिर्फ आप ये कि माँ की बहन की करना, ये अपशब्द नहीं है। अपशब्द की आप उसकी उसका महत्व और उसकी अंडरटोन समझिए। अब शब्द की अंडरटोन जो है, पराकाष्ठा की विवशता है। जब पराकाष्ठा हो जाए व्यक्ति की, विवशता की, कुछ नहीं कर सकता, तब वो गाली देता है। और गाली जरूरी नहीं है कि गाली ही देता है, वो चीख भी सकता है, मार भी सकता है, कुछ और भी कर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है उसमें। ये आपको तय करना है कि क्या वहाँ अपशब्द का इस्तेमाल ही संभव है, या केवल वही किया जा सकता है, या कोई और विकल्प भी हो सकता है। ये आप लेखक के रूप में आप तय करेंगे, और एक पाठक के रूप में हम तय करेंगे कि ये जरूरी था या नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना हमको समय दिया, और हम आगे भी इसी तरह से आपका समय चुराते रहेंगे। हाँ, मुफ्त में सब काम करवा रहे हैं। सर आप भी, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मैम आपको भी थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।